एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल और कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और टॉपिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और साथ ही हमने पढ़ा था सेल वॉल प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू पार्ट ऑफ अ सेल। हमने 3 पार्ट्स ऑफ सेल पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। अब बेसिकली न्यूक्लियस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल या फिर अ मेजर पार्ट ऑफ द सेल। बेसिकली न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज, मतलब कि जो सेल होता है उसमें अ लार्ज पोर्शन इज एक्वायर्ड या फिर अ लार्ज पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट, मतलब कि बेसिकली ये हमें न्यूक्लियस जो है वो दिखता कैसा है उसके बारे में बताया गया है। जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ लार्ज इन साइज एंड इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड, मतलब कि जो सेल होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइट। तो अगर बेसिकली ये हमारा सेल है तो इसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट। स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेप जो है वो कैसी होती है, लाइक अ स्फेयर। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड एंड स्फेयर सेल्यूलर कंपोनेंट, इससे हमें 3 चीज़ें पता चलती है न्यूक्लियस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका साइज कैसा होता है, न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज। सेकेंड उसकी लोकेशन क्या होती है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब कि वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। एंड थर्ड है उसकी शेप कैसी होती है, तो न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, एंड इट इज़ अ सेल्यूलर कंपोनेंट, मतलब कि एक वो सेल का पार्ट है। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, लार्ज इन साइज, सेंट्रली लोकेटेड एंड स्फेरिकल इन शेप, एंड इट इज़ अ सेल्यूलर कंपोनेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस हमने देखा था कि वो लार्ज होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है एंड इज स्फेरिकल इन शेप। तो मतलब कि हमें ये पता चलेगा कि हमें उसकी स्फेरिकल शेप बनानी है, हमने बना दी। नाउ बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये मैंने लेबलिंग कर दी है और ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है न्यूक्लियस का। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन न्यूक्लियस जो है उसकी भी एक कवरिंग या उसकी एक मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है उसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर्स में होती है, मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था सेल को दूसरे सेल से अलग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस को सेल के अंदर अलग से रखने के लिए होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है और सेल में दूसरे ऑर्गेनल्स के कंपैरिजन में अलग से शो करती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को कवर करती है एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ 2 लेयर्स, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हम इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेसिकली उसमें 2 लेयर्स होती है, जिसकी वजह से हम उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, ये है हमारी फर्स्ट लेयर एंड ये है हमारी सेकेंड लेयर। तो बेसिकली ये जो हमारा पोर्शन है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर वाला, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। तो फर्स्ट लेयर या फिर फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जब 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स साथ में आके न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अब आप ये देखोगे कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप मैंने बनाया है इसमें बहुत सारी जगहों पे गैप है। देखो यहाँ पे गैप है,
यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। अब बेसिकली ये जो गैप्स हैं आखिर ये क्यों है या फिर इन्हें क्या कहते हैं? जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है यानी कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियर एनवेलप बनता है वो किस लिए बनता है? ताकि वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही साथ न्यूक्लियस को दूसरे सेल के पार्ट से अलग रख सके, राइट। अब बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें बहुत सारी जगहों पे गैप होते हैं। ये जो गैप है हम इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लियर एनवेलप में गैप्स होते हैं हम उन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और एक्चुअल में ये जो गैप्स हैं बेसिकली ये होते किस लिए हैं? ताकि जो सेल में साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है उन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके। तो न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली किस लिए होते हैं? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो दो लेयर्स में होती है, तो इसलिए हम उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और जो ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसमें बहुत सारी जगहों पे गैप्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब ये जो बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स है वो किस लिए होते हैं? ताकि जो सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर चीज़ें हैं बट आर विद इन द सेल। मतलब कि जैसे सपोज अगर ये सेल है और ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो बेसिकली जो सेल के अंदर चीज़ें हैं लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस है उनको और जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें हैं उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली क्या करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का पार्ट है, इट इज़ फ्लूइड और उसमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो वैसा ही कुछ काम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। बेसिकली हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनवेलप है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स है। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? ये तो बाहर की बात हो गई। अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें न्यूक्लियस के जो दो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म की ही तरह होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली उसमें भी वो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो मैंने डॉट डॉट सी बनाई है ना, मतलब ये फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे न्यूक्लियस में जो ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं या फिर न्यूक्लियस के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। मतलब कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं दैट इज क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। बेसिकली जो क्रोमैटिन है ये वेरी फाइन थिन थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। क्रोमैटिन मतलब कि बहुत ही पतले थिन थ्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं। जो मैंने ऐसे लाइंस बनाई है ना, ये दीज आर क्रोमैटिन, मतलब कि बहुत पतले बहुत फाइन थ्रेड लाइक जो सब्सटेंसेस होते हैं हम उन्हें कहते हैं क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स। एंड द सेकेंड इज न्यूक्लियोलस। अब बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक ऐसा सा होता है जो ये मैंने बनाया है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की कोई भी कवरिंग या फिर मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट नहीं करती और न्यूक्लियोलस को कोई भी कवरिंग प्रोटेक्ट नहीं करती। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर को रिकॉल करवा देती हूँ। स्फेरिकल शेप का होता है, उसकी जो
कवरिंग है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिकली न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लेयर्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में जो गैप्स होते हैं हम उन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर सस्पेंडेड होता है, जिसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं दैट इज क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन बेसिकली थिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो उसकी कोई भी कवरिंग नहीं होती, तो बेसिकली उसकी कोई कवरिंग नहीं होती है। एंड न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं, राइबोसोम्स। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी 2 लेयर्स होती है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस का बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूरोप्लाज्म। प्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सस्पेंडेड होता है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं दैट इज न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो बेसिकली जो मेन पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के वो क्या हैं, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो इन दोनों को मैं अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोलस को। अब बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये डॉटेड सा सब्सटेंस है यहाँ पे मैंने बनाया है दैट इज न्यूक्लियोलस। अब बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही न्यूक्लियस में मोर देन 1 न्यूक्लियस हो, मतलब कि एक ही सेल में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही न्यूक्लियोलस हो, या फिर किसी सेल में ये भी पॉसिबल है कि उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियोलस हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट देयर मे बी मोर देन 1 न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो मेम्ब्रेन, मतलब कि जैसे कि न्यूक्लियस की या फिर जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको बाउंड करती हुई, उसको प्रोटेक्ट करने वाली कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं दैट इज राइबोसोम्स एंड आरएनए। अब बेसिकली राइबोसोम्स एंड आरएनए होते क्या है, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड जो राइबोसोम्स होते हैं दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल। तो मतलब कि न्यूक्लियोलस जो है उसमें 2 चीज़ें होती है, राइबोसोम्स एंड आरएनए। राइबोसोम्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल, लेकिन जो आरएनए है हम उसे क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बेसिकली जो ये न्यूक्लियोलस होता है सिर्फ उसी में राइबोसोम्स फाइंड किए जाते हैं एंड न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहीं पे फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की। सो इसीलिए न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके 2 पार्ट्स है राइबोसोम्स एंड आरएनए। बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है हम उसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं आखिर वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमोसोम्स। बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। अब बेसिकली हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोलस है उसका क्या काम है, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब आखिर क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, बेसिकली दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। बेसिकली आपने देखा होगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लाइक जो पेरेंट्स हैं उनके जो आगे चाइल्ड होते हैं उनमें बेसिकली उनके कुछ ना कुछ फंक्शन सेम होते हैं या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लाइक हम कहते हैं ना कि इसकी आँखें इससे मिलती हैं या फिर इनका फेस इससे मिलता है। सो ऑल दैट इज़ हेरिडिटरी, मतलब कि कोई ऐसा फीचर जो एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से लेके आता है दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स में वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कि दे मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अब बेसिकली ऐसा कैसे होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली यूजुअली पेयर्स में होते हैं। लाइक सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, या फिर हमने क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये पेयर में है। नाउ दे विल फॉर रेप्लिकेशन बेसिकली ये आपस में डबल हो जाते हैं अपने आप ही, मतलब कि ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये रेप्लिकेशन के टाइम पे अपने आप ही डबल हो जाते हैं। एंड एट दिस टाइम जब ये डबल हो गए हैं लेकिन सेपरेट नहीं हुए हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। मतलब कि दो बेसिकली एक टाइम पे दो क्रोमैटिड्स एक साथ जॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिड आर्म्स। जब इन्हें रेप्लिकेट या फिर रिप्रोड्यूस करके इंक्रीज होना होता है नंबर में, तो ये अपने आप को डबल कर लेती है, बट दे आर जॉइंट टू अ सिंगल थिंग। एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जब ये अलग हो जाते हैं देन दे बिकम टू इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमैटिड था वो डबल हुआ, दैट इज रेप्लिकेट हुआ। जब वो अलग नहीं हुए देन दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जब वो अलग हो गए तो दे आर कॉल्ड टू डिफरेंट क्रोमैटिड्स। तो मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। वो कैसे परफॉर्म करते हैं, दो होते हैं फिर वो डबल हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स उन्हें कहते हैं, एंड देन दे बिकम इंडिपेंडेंट। वन मोर पॉइंट, हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, दैट इज राइबोसोम्स एंड आरएनए। वैसे ही क्रोमोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन्स, राइट। तो क्रोमोसोम्स में क्या दो चीज़ें होती है, एक तो होती है प्रोटीन्स और एक होता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम्स में क्या दो चीज़ें होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बेसिकली कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे ये फिक्स्ड होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। देयर इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ में एकदम 1 या 2 क्रोमोसोम्स ही होते हैं एंड कुछ में इट एक्सटेंड्स टू 100 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि बेसिकली डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर कोई ऐसा क्रोमोसोम है जो पेयर में है देन दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम मतलब कि इन पेयर, राइट, पेयर। जब एक क्रोमोसोम पेयर में होगा तो हम उसे डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहेंगे और उस सेल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड सेल। मतलब कि जिन क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, यानी कि अगर सपोजिंगली ये ऐसा क्रोमोसोम है तो ये पेयर है तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड क्रोमोसोम, मतलब कि 2 क्रोमोसोम्स का पेयर है। और जिस सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं उन सेल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल। नेक्स्ट है हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स या हैप्लॉयड सेल। बेसिकली जिन क्रोमोसोम्स का पेयर नहीं होता, मतलब कि दे आर सिंगल लाइक दिस ओनली, तो उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स।
और जिन सेल्स में हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हेप्लॉइड सेल्स। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनका जो क्रोमोसोम्स पेयर में अवेलेबल होते हैं, और जिन सेल्स में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं उन सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज हेप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब कि वो क्रोमोसोम्स जो पेयर में अवेलेबल नहीं होते या फिर पेयर में नहीं होते, दे आर सिंगल, उन्हें हम हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जिन सेल्स में हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड सेल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। हमने पढ़ा न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है एंड स्फेरिकल शेप होता है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन्स एंड न्यूक्लियोलस होता है। फिर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स एंड आरएनए। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। फिर हमने पढ़ा कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स या फिर हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। डिप्लॉइड मतलब कि जिनमें क्रोमोसोम्स पेयर में अवेलेबल होते हैं एंड हेप्लॉइड जिनमें क्रोमोसोम्स का पेयर नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब बेसिकली जो न्यूक्लियस है इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल, मतलब कि एक सेल जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो सब वो किसकी वजह से परफॉर्म करता है, ड्यू टू न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस की वजह से ही जो सेल है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अगर सेल में से हम न्यूक्लियस को निकाल दें तो बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो डेड हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की वजह से सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर न्यूक्लियस को निकाल दें तो जो प्रोटोप्लाज्म है इट विल ड्राई अप एंड द सेल विल die. Now the next is nucleus is concerned with transmission of hereditary traits from the parents to the offspring. हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स में क्या होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जीन्स बेसिकली पेरेंट्स से उनके जो चिल्ड्रन हैं या जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ट्रांसफ़र होती है। और जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो मतलब कि न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस टॉपिक भी खत्म होता है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी द न्यू part of the cell, that is cytoplasm. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos.